अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप लोग। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। चलें जी, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है लेक्चर नंबर 6, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की जो टाइप्स है उनको हमने पढ़ना है। मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च, विच आर द मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च? There are descriptive research, analytical research, applied research, basic research, quantitative research, qualitative research. We are actually concerned with qualitative research, conceptual research, non-scientific research, non-scientific methods. ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इनको हम अभी देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सर्वेज एंड फैक्ट्स फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज वो होती हैं जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करें। जैसे अगर आप सर्वे करते हैं या कोई फैक्ट फाइंडिंग आप इंक्वायरी करते हैं तो उससे आपको जो रिसर्च मिलेगी वो डिस्क्राइब करने वाली होगी। पर्पस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पर्पस ये होता है कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो मामला चल रहे होते हैं ना प्रेजेंट में, उनको डिस्क्राइब किया जाए, वो किस तरह चल रहे हैं, कैसे हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो फैक्ट है वो होने के बाद की रिसर्च है, यानी हैपनिंग हो रही है और उसके बाद आप डिटेल्स जो है उनके उसके ऊपर एक तनकीदी जायजा ले रहे हैं। Researcher has no control over the variables. He can only report what has happened or what is happening. अच्छा, वेरिएबल्स एक होते हैं कांस्टेंट जो एज इट इज रहते हैं, दूसरे होते हैं वेरिएबल्स जो सिचुएशन में चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो फर्क है, का जो इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है। अब रिसर्चर ने एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी और चेक करना है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब वो ये चेक करेगा कि ये क्या ये फैक्ट सही है कि नहीं, क्या सिचुएशन अब कैसी है, कैसी जा रही है। उसको जो वो करेगा ना, जो भी वो रिसर्च करेगा वो उसको एज इट इज रिपोर्ट करेगा। वो उसमें अपने ओपिनियंस वो एनालिसिस कर सकता है, पर उसे एज इट इज रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट जब करेगा ना एज इट इज, वो डिस्क्रिप्टिव है। उसका देखिए वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह बिहेव करती हैं, एनजीओ सोसाइटी किस तरह बिहेव कर रही है, उसका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो आपका रिसर्चर होता है, ही हैज नो कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, ही सिंपली हैज टू रिपोर्ट व्हाट इज हैपनिंग। सब डिविजन्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसकी सब डिविजन्स कौन सी हैं? सर्वे रिसर्च, द केस स्टडी, कोरिलेशन स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी। अच्छा, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो सर्वे स्टडी होती है उसमें आप सर्वे करते हैं, क्वेश्चनर्स फिल करा के किसी चीज़ के बारे में सर्वे ले सकते हैं। फिर केस स्टडी थी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की मुख्तार माई वगैरह के बारे में, मुख्तार माई का जो केस था। फिर कोरिलेशनल स्टडी थी, उसमें दो फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे दो चीज़ों को मिला के की जाती है, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च होती है जिसके अंदर अब आ जाते हैं हम एनालिटिकल रिसर्च के ऊपर। Analytical research involves in-depth study and evaluation of available information in an attempt to explain complex phenomenon. अच्छा, एनालिटिकल स्टडी आपने जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टडी की थी ना, अब आप उसके अंदर एनालिसिस को ऐड करते, इट विल बिकम एन एनालिटिकल स्टडी। अब आपने ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई कर रहे हैं, ये आपकी सारी एनालिसिस होगा। और लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोगों का रिएक्शन कैसा है, स्टेट की पॉलिसीज़ क्या है, ये सारी एनालिसिस होगा। ये एनालिटिकल स्टडी है, रिसर्च है। The researcher has to use facts or information already available and analyze these to make a critical evaluation of the material. रिसर्चर का काम यह कि जितने भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं उनको एनालाइज करें और उनकी बेसिस पे क्रिटिकल एवेल्यूएशन करें। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, जो आजकल जो सारा कुछ चल रहा है, दुनिया के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के हालात हैं, इंटरनेशनल मोटिव्स और आपके सामने चीज़ें चल रही हैं। हम देखते हैं आजकल डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियोस कितनी ज़्यादा चल रही हैं। क्यों? उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि डॉक्टर इसरार अहमद ने हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, बाइबल की रोशनी में, अपने इल्म की रोशनी में आने वाले हालात का एक क्रिटिकल एनालिसिस किया था, और वो क्रिटिकल एनालिसिस आज सच्चा साबित हो रहा है। तो ये जो एनालिटिकल रिसर्च है ना, ये आपकी एनालिसिस की बेस पे आप इवैल्यूएशन करते हो, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करके बताते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर इज़हार अहमद ने जो कहा था कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन की थी ना, कि इनकी बेसिस में कि आगे आने वाले हालात ऐसे होंगे, और आप देखिए आज वैसे ही हो रहे हैं। तो उनकी जो रिसर्च थी दैट वाज एनालिटिकल रिसर्च। सब डिविजन्स ऑफ एनालिटिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च में होती है हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसमें आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में किसी चीज़ को देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस्लामी तारीख में जैसे करबला का बड़ा जिक्र आता है, तो आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हैं करबला के बारे में कि कब हुई, कैसे हुई, किस तरह हुई, क्या क्या मौक़ात थे,
किस रीजन पर हुई, इस तरह हो सकती है। फिलोसॉफिकल रिसर्च, आप उसका कोई करबला जो है हक व बातिल का मार्का माना जाता है, तो करबला के पीछे जो फिलोसफी थी, आप फिलोसॉफिकल रिसर्च कर सकते हैं कि वो हक की जंग थी। रिव्यू, एक एनालिटिकल रिसर्च होती है, रिव्यू भी, आप चीज़ों को रिव्यू करते हैं। एक यानी चीज़ के ऊपर रिसर्च हो चुकी है, आप उसे दोबारा रिव्यू करके देख रहे हैं। जैसे बुक रिव्यू होता है, आपने रिकमेंड करनी है, आप एनालिटिकल रिसर्च करेंगे, बुक को पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसका फिर बुक रिव्यू करेंगे। ये आपकी एनालिटिकल रिसर्च की टाइप है, रिव्यू करके देखते हैं। ये अमूमन जो रिव्यूज़ होते हैं ये आए मैगजीन्स में आए होते हैं, ये मिलते हैं न्यूज़पेपर्स में होते हैं, डाइजेस्ट में होते हैं। रिसर्च सिंथेसिस, मेटा एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ द रिव्यू ऑलरेडी पब्लिश। कोई रिव्यू हुआ है ना, उसका भी आप आगे से रिव्यू कर दें, देन दैट इज रिसर्च सिंथेसिस। ये मेटा एनालिसिस है कि एक एनालिसिस का एनालिसिस किया जाए, तो ये हो जाता है रिसर्च सिंथेसिस। दीज ये टाइप्स हैं जी, सब दीज आर द टाइप्स ऑफ एनालिटिकल रिसर्च। अप्लाइड एक्शन रिसर्च, मुझे ये बड़ी पसंद थी अपने टाइम पे, मेरी तो बड़ी, और मैंने ना जो लिटरेचर में रखा भी था अपना, मेरा था पाकिस्तानी कंटेम्प्रेरी थिएटर, द केस ऑफ अ जोकर थिएटर, पाकिस्तानी कंटेम्प्रेरी ड्रामा, द केस ऑफ अ जोकर थिएटर। वो सारा एनालिटिकल एक्शन रिसर्च थी। मुझे बहुत शौक था, ये एक्शन रिसर्च होती है कि आप उसकी चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एन इमीडिएट प्रॉब्लम, एक अमूमन ये अप्लाइड रिसर्च जो होती है ना, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे मशीन से डील करना होता है, तो वहाँ पे कोई इशू आ जाता है, कोई कंप्यूटर में कोई इशू आ जाता है, कोई टेक्नोलॉजी में, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इशू आ जाता है, आपको फौरन उसका सॉल्यूशन निकालना है। दिस इज अप्लाइड एक्शन रिसर्च। एक्शन है ना, आपने एक्शन लेके सॉल्यूशन निकालना है। रिसर्च एम टू फाइंड सोशल पॉलिटिकल ट्रेंड्स that may affect a particular institution is an example of applied research. आप पॉलिटिकल सोशल क्या कहते हैं ट्रेंड्स देखने के लिए रिसर्च करते हो, ये देखने के लिए कि वो किस तरीके से इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी अप्लाइड रिसर्च है। अब इसकी सब टाइप्स हैं, मार्केटिंग रिसर्च, एवेल्यूएशन रिसर्च। मार्केटिंग में आप ये देखते हैं कि मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या हैं, जैसे भी देखें कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होती है ना, उससे पहले उसके ना मार्केटिंग ट्रेंड्स और ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर एवेल्यूएशन रिसर्च, आप इवेल्यूएट करते हैं, चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। बेसिक प्योर फंडामेंटल रिसर्च, ये भी एक रिसर्च की टाइप है। कंसर्न विद जनरलाइजेशंस एंड विद द फॉर्मुलेशंस ऑफ द थ्योरी। देखिए सबसे पहले जो रिसर्च होता था ना पैटर्न, वो यही था कि कोई थ्योरी बनाई जाए, तो इसीलिए से बेसिक प्योर फंडामेंटल रिसर्च का नाम दिया उन्होंने, कि आप जनरलाइजेशंस बनाए उसकी बेस पे थ्योरी बनाए। नेचुरल फिनोमेना एंड मैथमेटिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक रिसर्च। आप देख लें आज भी बेसिक रिसर्च जो है ये मैथमेटिक्स और साइंटिफिक जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें होती हैं, फील्ड्स में होती हैं। फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन दैट हैज अ ब्रॉड बेस ऑफ एप्लीकेशन, अच्छा इन्फॉर्मेशन भी ऐसी होती है जिसकी एप्लीकेशन की बहुत बड़ी बेस होती है। जो हमने देखा है लॉज ऑफ फिजिक्स वगैरह वो तो हर जगह ही जहाँ पे भी फिजिक्स डील होगी वो लगेंगे, तो ये हम बेसिक रिसर्च होती है हमारी। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिसर्च, बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। वेइंग मेजरिंग आर एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, आप क्वांटिटेटिवली जो डाटा होता है ना, नंबर्स वगैरह, आप उसको डील करते हैं, वेट भी करते हैं, मेजर भी करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स भी क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वालिटेटिव रिसर्च, इससे हम बहुत कंसर्न है। फिनोमेना रिलेटिंग टू क्वालिटी और काइंड, जिस रिसर्च में आप किसी चीज़ की क्वालिटी को देख रहे हैं, आप उसकी काइंड को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। Character, personality and mankind are examples of variables used to measure qualitative research. अब बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च आई क्यों? देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च हर चीज़ को नहीं कर सकती एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिसर्च फिनोमेना का एनालिसिस नहीं कर सकती, तो खुद ब खुद क्वालिटेटिव रिसर्च का जो है ना ज़हूर हो गया, वो खुद है। ठीक है, जिसम उसके साथ रूह है ना, तो अगर जिसम आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो रूह आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है। इंसान को इस चीज़ का भी तो आंसर चाहिए ना कि रूह क्या है, इंसान मरने के बाद क्या हो जाता है, मौत क्या होती है, खुदा खुदा एग्जिस्ट करता है, ये तो जो एक सवाल चला, फिर कि खुदा है कैसा, ये सारे सवालात हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी आंसर, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च इन सारों को आंसर करती है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च ओरिजिन में आई। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट होते हैं ना, ये सारे के सारे आपके क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। कॉन्सेप्चुअल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है ना, वो किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी से रिलेट करती है। टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स और टू री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वंस, या तो देखिए एक रिसर्च पहले हो चुकी है और आप उसको दोबारा री इंटरप्रेट करना चाहते हैं कि आया कि जिस जाविये से देखिए कि वो ठीक था, कंप्लीट था, नहीं था, या उसमें कोई इशू है, आप या उसको एक नए तरीके से लेकर आना चाहते हैं, या आप कोई न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो वो आपकी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होगी। अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है ना, उसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट होता है, कॉज ऑफ इफेक्ट रिलेशनशिप ये होता है कि एक बात हुई या एक चीज़ हुई जिसकी वजह से कोई काम हुआ, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब
कंसेप्चुअल रिसर्च जो होगी ना वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी देखेगी कि आया ऐसा क्यों हुआ। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है तो क्यों हुई, उसकी रीजंस फिर हम देखेंगे कि स्टेट की पॉलिसी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, स्टेट की रेट चैलेंज ही हुई जा रही है, स्टेट की अथॉरिटी नहीं है, माफिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम कॉज और इफेक्ट उसका चेक करें, दिस इज कंसेप्चुअल रिसर्च। ओके जी, थोड़ी सी मैंने ब्रेक ली थी, एकदम इतना नॉन स्टॉप बोल रहा था तो मेरा ना गला थोड़ा सा हो रहा था। अच्छा जी, अनसाइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये अनसाइंटिफिक मेथड कौन से हैं? टेनेसिटी, अब ये आपने यूज करने होते, बेसिकली ये आपके थोड़े से यूज हो रहे होते क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। क्लिंग टू सर्टेन बिलीव्स डिस्पाइट लैक ऑफ एविडेंस, सुपरस्टिशंस। अच्छा, ये सुपरस्टिशंस वगैरह नहीं आपने यूज करने। अच्छा, यहाँ पे ये सॉरी अनसाइंटिफिक से मुराद ये कि क्वालिटेटिव रिसर्च करते हुए इन पे आप लोग जोर नहीं दे सकते, ये नहीं मानी जाती चीजें। आप सुपरस्टिशियस बिलीव्स को माने, ब्लैक कैट ब्रिंग्स बैड लक, कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, आपके साथ बुरा होगा, अब शुगर होगा। मेरा तो मानना है आप काली बिल्ली से जाके पूछे ना कि उसके साथ क्या हुआ। इंट्यूशन, कंसिडर टू बी कॉमन सेंस, सेल्फ एविडेंट मे बी फाउंड टू बी फॉल्स। ये जो बाज़ वक़्त लोग कहते हैं ना इंट्यूशन होती है, कुछ लोगों की अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। आई थिंक आपकी क्लास वाले थी जिनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग थी, तो मुझे अक्सर चीज़ें बताती थी और वो होती भी रहीं। फिर लेकिन कभी कभी इंट्यूशंस भी गलत हो जाती हैं, और कुछ या ये कह लो कि इंट्यूशन शायद गलत नहीं होती, लोगों को समझ नहीं आती। अथॉरिटी, रेफरेंस टू अथॉरिटी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। अब ये बहुत बड़ा मसला है अथॉरिटी। आप किसी चीज़ को अथॉरिटी बना के बैठ, आपने अथॉरिटी रख ली है तो आप उसको रेफरेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये इनका मानना है। वो कहते हैं जी साइंटिफिक नहीं है। अब ये बेसिकली ये टारगेट करते हैं हमारी हॉली बुक्स को, बाइबल को, कुरान पाक को ये टारगेट करते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट और कुरान पाक को। क्यों जी? ये इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि हम मजहबी लोग जो है ना, हम जो हमारे ऊपर जो रिवील्ड बुक्स है, हम इनको सेक्रेट बुक्स को अपनी मानते हैं कि ये अथॉरिटी है, तो इन्होंने अथॉरिटी का नाम इनको दिया हुआ बेसिकली। वो कहते हैं चर्च को नहीं मानो, मस्जिद को नहीं मानो, जो साइंस कह रही है ना उसको मानो, फैक्ट को मानो। अब हम बहुत सी चीज़ों को बिलीफ पे भी तो मानते हैं, हम मानते हैं, हम बिलीफ हम मानते हैं। द रैशनलिस्टिक मेथड, derive knowledge through reasoning. Basketball players are tall. Harish is a basketball player, therefore Harish is tall. अब वो कह रहे हैं कि रैशनलिस्टिक मेथड है, उसमें भी थोड़ा सा इशू है। वो ये कि ये रीजनिंग की बेस पे बात करते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त रीजनिंग साउंड नहीं होती, होनी तो चाहिए। जैसा कि ये कहते हैं बास्केटबॉल प्लेयर्स जो है वो टॉल होते हैं, तो हरीश जो है वो बास्केटबॉल प्लेयर है इसलिए वो भी टॉल है, ये लाजमी नहीं है, हो सकता है वो टॉल ना हो, जब उससे मिले तो पता चले। द एम्पिरिकल मेथड डिस्क्राइब्स डेटा और स्टडी दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करके आप यानी बिल्कुल अपने सब्जेक्टिव ओपिनियंस निकाल दें
और डाटा निकालें, दिस इज एम्पिरिकल मेथड। रिलायज ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस केपेबल ऑफ हैविंग वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। आप एम्पिरिकल मेथड बेसिकली वो मेथड होता है जिसके अंदर आप एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे जिसको वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंट से, फिर आप कोई डाटा जो है फैक्ट बनाते हैं। अच्छा, ये जो मेथड है ना एम्पिरिकल मेथड, इसको बहुत पसंद भी किया जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए किया जाता है। बल्कि आप देखें, आपने तो ज़्यादा यूज़ ही, अगर कोई क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है तो एम्पिरिकल मेथड यूज़ करेंगे, आप लोगों के ओपिनियंस लेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस पता करेंगे, वो तो एम्पिरिकल मेथड हुआ। अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च, और कौन सी टाइप्स हो सकती हैं रिसर्च की? बेस्ड ऑन टाइम, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ये टाइम के ऊपर बेस नहीं, छोड़ दें। बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, फील्ड रिसर्च, लेबॉर्ट्री रिसर्च। फील्ड रिसर्च बहुत मुश्किल होती है, लेबॉर्ट्री रिसर्च तो आप लोग करते ही हैं, ये चीज़ें छोड़ दें। क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च, ये भी आई थिंक आप लोग करते हैं। केस स्टडी और इन डेप्थ अप्रोचेस, ओके, ये सारे क्लिनिकल में हैं, तो ये ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट रादर देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है ना, उसमें हमने टेस्ट नहीं करना होता, आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, डिफरेंट फैक्ट्स इन्फ्लुएंसेस की बेस पर आप एक्सप्लेन करके एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करके हाइपोथेसिस बनाते हैं। फॉर्मलाइज्ड रिसर्च, सब्सटैंशियल स्ट्रक्चर एंड विद स्पेसिफिक हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। फॉर्मलाइज्ड रिसर्च वो होती है जिसका एक स्ट्रक्चर होता है और आपने एक उसका हाइपोथेसिस बनाया होता है जिसको आपने टेस्ट करना होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च, यूटिलाइज हिस्टोरिकल सोर्सेज टू स्टडी इवेंट्स ऑफ द पास्ट। आपने माजी के कुछ जो वाक़े हुए उनको पढ़ने के लिए हिस्टोरिकल सोर्सेज यूज़ करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ऐसा हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीजंस, ये सारी हिस्टोरिकल रिसर्च में आ जाती है। कंक्लूजन ओरिएंटेड, पिकिंग अ प्रॉब्लम, रीडिज़ाइन, इंक्वायरी, कॉन्सेप्चुलाइज। आपने एक प्रॉब्लम को पकड़ा, आपने उसे रीडिज़ाइन किया और फिर कॉन्सेप्ट बनाया, दिस इज कंक्लूजन ओरिएंटेड। यानी आपने पहले डिसाइड किया हुआ कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जैसे हमने एक्शन की बात की थी ना, एक्शन रिसर्च की, बिल्कुल इसी तरह आपके जहन में कि आपको कंक्लूजन चाहिए, तो आप रिसर्च इस तरह करेंगे कि आप प्रॉब्लम को पहले पकड़ेंगे, फिर पहले भी इंक्वायरी हुई है और आपने उसको शायद किया, अब दोबारा एक नए तरीके से प्रॉब्लम आ गई है या नई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप रीडिज़ाइन करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। डिसीजन ओरिएंटेड, for the need for a decision maker, researcher cannot embark upon research his own inclination. डिसीजन है, अच्छा, एक डिसीजन मेकर के ज़रूरत के लिए रिसर्चर को ना अपनी रिसर्च के ऊपर नहीं वो होता रहना होता। रिसर्चर कैन नॉट एम्बार्क अपॉन रिसर्च हिज ओन इंक्लिनेशन, यस, अपनी इंक्लिनेशन की तरफ नहीं आ सकता, जो उसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन चलिए ओपिनियन है, उसको एक डिसीजन ओरिएंटेड चाहिए जो कि ऑब्जेक्टिव रिसर्च हो, जो कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। ऑपरेशंस रिसर्च, जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च होती है। चलें जी, थैंक यू। कोई इशू, कोई चीज़ ना समझिए ज़रूर रब्ता कीजिएगा, मुझे बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।